नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी समय बाद जुड़ रहे हैं और इसलिए भी क्योंकि राजस्थान के करौली में जो हिंसा हुई है और उसको आप एक तरफ़ा हिंसा भी कह सकते हैं, क्योंकि नव संवत्सर के मौके पर एक शोभा यात्रा निकल रही थी बाइक्स पर। छतों पर 2-3 ट्रॉली पत्थर एकत्र करके रखे गए थे और उस पर बरसाए गए, जैसे आसमान से पत्थरों की, ईंट की बारिश हो रही हो। और अकेले करौली में ये घटना नहीं हुई है, 72 घंटे के भीतर करौली में भी हुई, गोरखपुर में भी हुई, अमरोहा में भी एक साजिश की गई। अमरोहा में ठीक वैसी साजिश मुझे लगती है जैसी हमने बांग्लादेश में देखी थी। एक मुस्लिम समुदाय के ही व्यक्ति ने हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए एक हरकत की थी। एक पूजा स्थल पर जाकर के एक धार्मिक पुस्तक को रख दिया था। वैसी ही हरकत अमरोहा में भी लग रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हरकतें हो रही हैं, ये कहीं से भी भाईचारे की तो कोई मिसाल इनमें दिखाई देती नहीं है। कई बार प्रधानमंत्री को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। लेकिन ये सबका विश्वास वाली बात दूर-दूर तक दिखाई देती नहीं है। क्या बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने पर्व मनाने का भी इस देश में इजाज़त लेनी पड़ेगी दूसरे समुदाय से? और जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो ज़िम्मेदारी है वो किसी भी राज्य सरकार की होती है और चीफ मिनिस्टर अगर कुछ-कुछ और कहानियाँ बयान करना शुरू कर दिए, किसी और के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दें, तो समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल में वो भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सियासत कर रहे हैं। संजय दीक्षित जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। आपको, आपके सभी दर्शकों को। संजय जी, क्या कोई बड़ी साजिश दिखाई देती है? ये 72 घंटे के भीतर 3 अलग-अलग हिस्सों में, देश के 2 उत्तर प्रदेश में, एक अमरोहा और गोरखधाम में और तीसरी करौली में, और इनकी जाँच-पड़ताल जो चल रही है, तो इनके लिंक भी अब स्थापित हो रहे हैं। हालाँकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गोरखधाम वाली घटना के पीछे आईएसआई या आपका आईएसआईएस और जाकिर, दोनों का कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। करौली में पीएफआई का नाम आ रहा है, पता नहीं राजस्थान गवर्नमेंट अभी इसकी पुष्टि कर रही है कि नहीं कर रही है। अमरोहा की घटना की अभी जाँच-पड़ताल चल रही है। कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? देखिए, बड़ी साजिश तो एक सबसे बड़ी साजिश कह लें उसको, या उसको एक हम ये कह लें कि वो एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है, एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और वो तो है ग़ज़वाए हिंद। अब इस ग़ज़वाए हिंद के वृहत लक्ष्य के भीतर ये बहुत सारी छोटी-छोटी जो हैं वो घटनाएँ, कुछ लोग जो हैं वो अ, बड़े स्तर पर योजनाबद्ध तरीक़े से कर लेते हैं, कुछ लोग छोटे स्तर पर कर लेते हैं। लेकिन ये जो इसका जो एक आप सभी में पाएँगे कि इसका अंतर्निहित जो लक्ष्य है, वो यही है कि साहब कि हमें तो मुग़लिया सल्तनत या मुग़ल साम्राज्य भारत में वापस स्थापित करना है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुग़लों से उनका हक़ छीना था और अंग्रेज़ों ने मुग़लों से भारत को जीता था, तो इसलिए हमें इसको वापस करना है। ये हिंदू तो वैसे भी राज करना नहीं जानते, ये मैं नहीं कह रहा।
ये बहुत पहले आपके क्या नाम है उनका, ख्वाजा हसन निज़ामी, जो कि आपके ये जो दरगाह है आपकी निज़ामुद्दीन औलिया के, उसके बड़े एक सूफ़ी हुआ करते थे। तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने खुद कहा था, मेरी किताब में उद्धृत है, कि हिंदुओं को कब से राज करना आ गया, हिंदुओं को राज करना नहीं आता, राज तो मुसलमान ही करेंगे। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये कभी भी भारतीय राज्य ने इस नैरेटिव को ध्वस्त करने का, इसको पीछे खिसकाने का कभी प्रयास नहीं किया। जी। जिस नैरेटिव के कारण विभाजन हुआ, उसी नैरेटिव को उसी प्रकार स्वतंत्र भारत में आगे बढ़ाने की अनुमति उसी प्रकार दे दी गई जैसे कि ब्रिटिश राज में थी। यानी कि विभाजन के उपरांत भी जिस कारण से विभाजन हुआ, जिस फिलॉसफी पर, जिस दर्शन पर विभाजन हुआ, वो दर्शन आज भी वैसा का वैसा कायम है और उसके ऊपर लगातार तकरीरें हो रही हैं, उसके ऊपर लगातार बातचीत हो रही है, उसके ऊपर लगातार आप खुले में लोग बोल रहे हैं, हर मस्जिद में, मदरसे में वो पढ़ाया जा रहा है। लेकिन भारतीय राज्य, मैं राज्य से पूरी राज्य व्यवस्था की ओर इंगित कर रहा हूँ, वो वैसी की वैसी शांत बैठी है। जो मैंने आपके प्रोग्राम्स में और अन्य स्थानों पर अपनी पुस्तक में बार-बार कहा है कि जो एक तौर तरीका था मुस्लिम लीग का, जिसके कारण वो विभाजन दिलाने में सफल हुए, उसमें और आज में कोई अंतर नहीं है। और जो भारतीय राज्य का, उस समय जो ब्रिटिश राज्य का और कांग्रेस का जो उनके प्रति रवैया था, उसमें और आज थोड़ा बहुत परिवर्तन 2014 के बाद आया है। लेकिन जो राज्य के और अवयव हैं, उनकी प्रकृति में और उनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसलिए ये गंभीर समस्या है, क्योंकि यदि आप अपना विमर्श नहीं बदलेंगे, यदि आप जो मूल तत्व हैं उनको नहीं पहचानेंगे, तो आप कैसे ये आशा कर सकते हैं, कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं, कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर परिणाम वही नहीं होंगे जो कि 1947 में हुए थे। संजय जी, ये अशोक गहलोत के जो बयान आए इस घटना के तुरंत बाद, वो उत्तर प्रदेश की मुठभेड़ों की बात कर रहे हैं। वो और बातें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगर करौली में शोभा यात्रा किन्हीं जगहों से गुजरने वाली थी, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? इनकी सरकार क्यों सोती रही? और आज तो मैं, बल्कि कल शायद भास्कर में एक खबर छपी, बहुत डिटेल खबर छपी, जिसमें ये जानकारी दी गई कि कम से कम 2 ट्रॉली पत्थर तो इस घटना के बाद छतों से बरामद हुए हैं। तो जब ये पत्थर एकत्र किए गए थे, तब लोकल प्रशासन क्या कर रहा था? और इतनी बड़ी घटना घट गई और मुख्यमंत्री इसके लिए परसेप्शन की राजनीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि उनको देश से अपील करनी चाहिए कि जाति की, संप्रदाय की, इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति ना करें। क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासनिक अक्षमता तो निश्चित है इसके अंदर, क्योंकि जो जुलूस है वो कोई ऐसे ही नहीं निकला था, जुलूस की परमिशन ली गई थी और जो रूट है वो अप्रूव कराया गया था और जो जुलूस निकला है वो अप्रूव्ड रूट पर निकला है और प्रशासन की अनुमति से निकला है और उसका आपको एविडेंस ये मिल जाता है कि उसमें पुलिस का जाब्ता भी था, पुलिस का इंतज़ाम लगा हुआ था जुलूस के साथ में। यद्यपि ये अलग बात है कि पुलिस के जो कर्मचारी थे वो इतनी संख्या में नहीं थे, लेकिन 30-40 पुलिस वाले उस जुलूस की सुरक्षा के लिए थे। तो ये तो स्पष्ट है कि प्रशासन की अनुमति से जो कार्य हुआ है, उसमें यदि प्रशासन आप लापरवाही करता है और इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो प्रशासनिक अक्षमता तो उसमें कही जाएगी एक चीज़।
और दूसरी चीज़ जो ये है कि यदि इतनी बड़ी मात्रा में इस प्रकार के पत्थर इत्यादि एकत्रित किए जा रहे हैं, तो ऐसा करौली जैसे एक छोटे कस्बे में, यद्यपि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन वो एक छोटा कस्बा ही है। उसमें इस प्रकार की घटना हो और पुलिस की निगाह में नहीं आए, ये तो बड़ा शोचनीय विषय है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उस क्षेत्र में जो हटवाड़ा बाज़ार है, वो बाज़ार है, बाज़ार के अतिरिक्त वहाँ पर एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, एक छोटा-सा ही स्ट्रेच है जिसमें मुस्लिम अच्छी संख्या में हैं। फिर भी इस प्रकार की हो जाती है, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक अक्षमता है। अशोक गहलोत जी गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के उपरांत भी वो जो बयान कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। अब केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों के होने वाली घटनाओं के लिए भी उत्तरदायी है और वैसे यदि किसी भाजपा शासित राज्य में कोई घटना हो जाए, तो उसके लिए वो राज्य सरकार उत्तरदायी है। तो चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। जी, ओंकार जी। जी, संजय जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मुझे तो आ रही। जी, लगता है कि कुछ जी, संजय जी। जी। जी, जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, अब आ रही है, अब आ रही है। जी। तो ये जो संजय जी, उधर की अगर हम बात करें गोरखधाम की, बताया जा रहा है कि ये आईआईटी स्टूडेंट रहा है। मुंबई से आईआईटी से इसने पढ़ाई की है और हाथ में एक घातक हथियार लेकर के अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए वहां पर अटैक करता है सुरक्षा कर्मियों पर जब इसको रोका जाता है। इसके बैग से लैपटॉप मिलता है, एक सीडी मिलती है जाकिर नाइक की, कुछ और आपत्तिजनक दस्तावेज मिलते हैं, मंदिर का नक्शा मिलता है। नेपाल में इसका संपर्क था, किसी से कांटेक्ट में था, मुंबई में उसकी बातें हो रही थी लगातार। ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं साफ-साफ कि आप, और अब तो जो ताजा जानकारी है, अभी पता नहीं प्रदेश स्तर पर, शासन स्तर पर इसकी पुष्टि हुई कि नहीं हुई है। आईएसआईएस से भी उसके कुछ रिलेशन मिले हैं, कुछ इस तरह की। प्रशांत उमराव का मैं ट्वीट देख रहा था। ये चीजें आखिर क्यों? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि साहब इनके हाथों में पत्थर नहीं, इनके हाथों में पुस्तकें दो, लैपटॉप दो। इसके पास तो सब कुछ था, लैपटॉप भी था, लेकिन सीडी भी थी, कुछ नक्शे भी थे, आईआईटी का स्टूडेंट भी था ये। इतनी कट्टरता कि आप क्या इरादा करके वहाँ गोरखधाम में गए थे? ज़ाहिर है, इरादा तो उसका खतरनाक ही रहा होगा। जी। देखिए, ये जो पूरी की पूरी ये जो नैरेटिव बनाया जाता है ना कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, इससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आपको अंततः सभी को, चाहे वो भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो और चाहे कोई और भी हो, आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि वो कुरान जो है वो क्या सिखा रही है। क्योंकि आप कितना ही कंप्यूटर ले लें, यदि आप कुरान के हिसाब से यदि आप ये मान लेते हैं कि ये आसमानी किताब है, ये खुदा की भेजी हुई किताब है, इसको फरिश्तों ने और नाज़िल किया है, तो उसमें जो लिखा हुआ है, वो निश्चित रूप से प्रासंगिक हो जाता है। और मैं तो आपको बहुत छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ कि उसमें ये लिखा हुआ है, मैं 3 आयतें आपको बता देता हूँ, कोई भी रेफ़र कर सकते हैं उसको, और वो है, एक तो है 2.254 और दूसरी है 29.68 और तीसरी है 32.22, और उनका जी। लब्बो-लुबाब ये है कि जो काफ़िर है, वही ज़ालिम है। और ज़ुल्म क्या है?
उसका जुल्म ये है कि वो अल्लाह की बात नहीं मानता है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जो जालिम है उसकी सजा जो है वो मुकर्रर है, कि जो जालिम है और जो अल्लाह की बात नहीं मानता है वो मानो अल्लाह से लड़ाई करता है, और जो अल्लाह से लड़ाई करता है उसकी सजा मुकर्रर है। 5.33 वो कहता है कि साहब की दोनों तरफ से करके पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से उसका कत्ल किया जाना चाहिए। ये तो कुछ आपको बताइए, इस तरह की कम से सैकड़ों आयतें हैं, और उन सैकड़ों आयतों को ये पूरे के पूरे यहाँ बैठकर यहाँ इसको डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। इसको कभी भी इनकी जो असलियत है इसको बाहर नहीं आने देते। जो इनका पूरा जो ये आपका जो अशराफ तबका है, अशराफ मुल्ला मौलाना वाला जो एएमएम क्लास है, उसका काम ही यही है कि वो इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाए। सामने तो बात करे कि भाईचारे की, और पीछे से उनकी मस्जिदों में और मदरसों में जो कुरान का असली पैगाम दे। तो ऐसे वातावरण में तो चाहे आप उसको कंप्यूटर पढ़ा दें, चाहे आप उसको आईआईटी में ले जाएं, चाहे उसको आप आईआईएम में कर दें, आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने आपका अमेरिका में जो टावर उड़ा दिया, 2-2 टावर उड़ा दिए, वो लोग कौन थे? वो तो जी, बहुत जी। अच्छे एजुकेटेड थे ना। आखिरकार अल-बगदादी क्या था? वो तो पीएचडी था ना। वो तो इस्लामिक कानून में पीएचडी कर रखी थी उसने। ओसामा बिन लादेन कौन था? इंजीनियर था ना। ऐमान अल-जवाहिरी कौन है? वो तो डॉक्टर है ना। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है आसमानी किताब। और उस किताब को आप चाहें या ना चाहें, चाहे कोर्ट जो है वो ये कहे कि हम इस पे नहीं विमर्श कर सकते या हम नहीं विचार कर सकते, अंततः समाज को उस पर विचार करना पड़ेगा। और ये जो सारा का सारा जो ज़हर भरा हुआ है, जो पूरा का पूरा एक टॉक्सिक नैरेटिव जो है, जो वहीं से चलता है, आपको मूल उद्गम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। ये तो आप नहीं कह सकते कि नहीं साहब, कि जो सारी गलती जो है वो टेररिस्ट की है या ये टेररिस्ट को सिखाने वाले की है। आखिरकार वो आ कहाँ से रही है? सीख कहाँ से आ रही है? कोई हवा से तो नहीं आ रही? उनका कोई उद्गम है? उस उद्गम के बारे में हम बात नहीं करना चाहते। कहीं भी चैनल पे जाते हैं, उसके बारे में ज़रा-सी भी बात करते हैं तो तुरंत जो है वो पसीने छूटने लगते हैं एंकर के, और वो जो है वो तुरंत बात पलट देता है या आपको म्यूट कर देता है। तो ये बात तो करनी ही पड़ेगी। इसको आप इससे आप बच नहीं सकते। ये जो गोरखधाम में हुआ है, करौली में हुआ है या अमरोहा में हुआ, अमरोहा में तो साजिश बताई जा रही है कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए ये हरकत की गई है। कहीं बौखलाहट तो नहीं है? अभी 2022 में 4 स्टेट में बीजेपी जीत गई है। आखिर में फिर 2 राज्यों में चुनाव हैं और दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं। गुजरात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 में तो बहुत सारे राज्यों में है। कर्नाटक से लेकर के राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने संकेत दिए हैं कि जल्दी ही होगा। पूर्वोत्तर में भी 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसकी कहीं तैयारी तो नहीं हो रही है? ये तैयारी हो रही है तो बेवकूफ़ी हो रही है, क्योंकि अगर उनको सत्ता चाहिए तो सत्ता इस तरीके से तो नहीं आएगी, उससे तो रिएक्शन होगा, क्योंकि भारत का तो इतिहास है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इस्लामियों का प्रतिरोध करके और आज तक बना हुआ है, और जिससे उसके बाद भी हिंदुओं की संख्या 120 करोड़ है पूरे विश्व में। तो यदि इस तरह का उनका विचार है तो मूर्खतापूर्ण है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, डेस्परेशन अवश्य दिखता है, कि इससे बौखलाहट दिखती है कि साहब जिस प्रकार से वो पूरा का पूरा उनका जो सारा सिस्टम था, वो उत्तर प्रदेश पर केंद्रित था, और
2024 में वे यदि थोड़ा बहुत भी करना चाहते थे, उसके लिए उत्तर प्रदेश उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और उत्तर प्रदेश से वो एक तरह से मुझे लगता है कि बिल्कुल विक्षुब्ध से हो गए हैं। और विक्षुब्ध से मुझे लगता है कई बार तो हो सकता है ना, क्योंकि मानसिक संतुलन भी उनका बिगड़ गया। और ऐसे में इस तरह की ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि कार्रवाइयाँ वो प्लान तो उन्होंने कर ही रखा होगा, लेकिन वो जो टाइमिंग है वो गड़बड़ हो गई है। और वो टाइमिंग जो है वो अचानक जो है वो सामने आने लगी है। लोग जो डेस्परेट हैं, जिनको बनाया गया था, जिनको ट्रेन किया गया था, वो अचानक विक्षुब्ध होके, अचानक बिल्कुल पागलपन में हालत में आके और अपनी-अपनी अलग-अलग तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये प्लानिंग भी हो सकती है, और ये जिसको लोन वुल्फ अटैक कह सकते हैं, जो रेडिकलाइज़्ड है, और रेडिकलाइज़्ड जिसको कहते हैं ना, रेडिकलाइज़्ड कहीं और से नहीं है, रेडिकलाइज़्ड जो किताबें हैं स्टैंडर्ड, उन्हीं से है। उनको उसने सच्चे अर्थों में समझ लिया है। और जो अभी तक उसको सामने वो सैनिटाइज्ड वर्ज़न पेश किया जाता था, उससे वो बाहर निकल के और बिल्कुल गहराई तक पहुँच गया है। तो वो गहरे पहुँचने के बाद में फिर वो जो है वो एजिटेट हो जाता है, और वो बिल्कुल पागलपने की हरकतें करने लगता है। तो इसमें मैं जो ग्रैंड डिज़ाइन देखता हूँ, वो ग्रैंड डिज़ाइन वही उसी नैरेटिव की है, वो उसी विमर्श की है, वो उसी दर्शन की है, जिसके कारण पूरा विश्व पूरी तरह से, मुझे लगता है कि पूरा विश्व त्रस्त है उससे, और उसका नाम है अल जिहाद। और लोग जो हैं इसको बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे आलिम उलमा वो कहते हैं कि नहीं साहब, जिहाद जो है वो 2 तरह का होता है, और उसमें तो हम तो लेसर जिहाद और ग्रेटर जिहाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दर्शक आप देख रहे हैं उनको मैं साफ बता देता हूँ कि बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है ये एक किताब में कि जिहाद फ़र्ज़ है। जिहाद फ़र्ज़ है, और जिहाद फ़र्ज़ है 2.216 देख लीजिए कि जिहाद फ़र्ज़ है। और जिहाद की परिभाषा दी हुई है 25.52 में, जिसमें देखते हैं कि जिहादन कबीरा, और जिहादन कबीरा जो है वो काफ़िरों से जिहाद है। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। कहीं कोई किसी तरह के कोई इसमें दिक्कत या किसी तरह के कोई वो नहीं है। लेकिन चूँकि हम और आप अरबी नहीं जानते, चूँकि हम और आप कुरान नहीं जानते, हम और आप हदीस नहीं जानते, तो फिर हम जो है वो जो ये कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, हम इनकी बात मान लेते हैं। ये बिल्कुल नितांत झूठ बोलते हैं। आवश्यकता इसकी है कि सब लोग इनको पढ़ें। हमने इनके लिए फतावा आलमगीरी ट्रांसलेट करके दे दिया है, उसमें तो साफ लिखा हुआ है ना कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। और हज़रत ओवैसी जो हैं, हमारे असदुद्दीन ओवैसी, वो तो कह चुके हैं खुले मंच पर कि हमारी किताब जो है वो फतावा आलमगीरी है। तो फिर ये भी माने कि उनका उद्देश्य ये है, और यदि ये उद्देश्य है तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा, हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि इस तरह का जो विषाक्त एक दर्शन है, वो कैसे चलने दिया जा सकता है, जबकि उसी विषाक्त दर्शन से भारत का एक बार विभाजन हो चुका है। सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। संजय जी, अभी तक तो हम यही दृश्य देखते थे, कहीं सड़क पर, चलती हुई सड़क पर नमाज़ अदा की जा रही है। ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन के बोगी के डब्बे में ही हो रही है। मेट्रो स्टेशन पे शुरू हो गए। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के नमाज अता की गई, और वहां पर इसको लेकर के क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि ये सब कैसे, इसकी परमिशन क्यों। ये तो हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप होते तो शायद ये ना होता, जो बाइडन है तो वहां हो रहा है। लेकिन ये जो बीमारी फैलती जा रही है, और ये सफाई दे रहे हैं कि हम तो इस्लाम के बारे में बस अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए टाइम्स स्क्वायर पर इकट्ठा हुए थे, नमाज अदा की थी। इसका इलाज क्या है? ये तो बीमारी फैलती जा रही है। वही वाली बात मैं फिर से कहूँ कि साहब इसको आप समझिए ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक नवी सूरा है, सूरत तौबा।
उसकी एक आयत है नंबर 120। तो वो 120वीं आयत वो ये कहती है कि जितना तुम काफिरों को तंग करोगे, सुनिए समझिए, कि काफिरों को तुम जितना तंग करोगे, उनको तुम जितना हैरान करोगे, उतना खुदा जो है वो तुम्हारे सवाब में बढ़ोतरी करता जाएगा। तो इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है? आप जितना ज्यादा न्यूसेंस करेंगे उतना अल्लाह आपको रिवॉर्ड करेगा। तो वो तो रिवॉर्ड ले रहे हैं, हमारी आपकी समझ में नहीं आता ये क्यों कर रहे हैं। साफ लिखा हुआ है उसी सूरत तौबा में 123 में लिखा हुआ है कि आप जितने भी आपके आसपास के काफिर हों, उनके साथ आपको बहुत सख्त रहना चाहिए, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उनसे किसी तरह का आपको ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, और जो रखना चाहिए वो भी छुपा के रखना चाहिए। तो वो तो जो अकाउंट बना हुआ है उनका जन्नत के लिए, उसमें अपने पॉइंट ऐड कर रहे हैं। इस तरह करने से आपको हैरान करके, आपकी चीज़ों को आपको दुखी करके, आपके साथ न्यूसेंस करके, और आप सोचते हैं कि साहब कि अच्छा ये कर लेने दो तो शायद ये अपीज़ हो जाएगा। ना, 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 ना। जितना आप करोगे, उसको अलाउ करोगे, उतना वो बढ़ेगा। उसका एक ही इलाज है, और वो इलाज है समझावन लाल, जो योगी जी करते हैं। आज सुबह मैं कमेंट पढ़ रहा था किसी का अशोक गहलोत के बयान पर, और वो कह रहे थे कि अगर ये वाकया उत्तर प्रदेश में हुआ होता, जो करौली में हुआ है, तो जितनी छतों से ईंट और पत्थर मिले हैं, वहां बुलडोजर चल गया होता। चल गया होता। क्या राजस्थान में यह संभव है, या कांग्रेस शासित किसी ना, प्रदेश में ना, यह ना, ना, संभव है? राजस्थान में संभव ही नहीं है। राजस्थान में बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे तो बहुत ही क्या बोलते हैं, सहिष्णु मुख्यमंत्री हैं। वो सहिष्णु मुख्यमंत्री तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह की घटनाओं को उनका शासन प्रशासन कैसे रोकेगा? वो तो अपील ही करता रहेगा। ये कांग्रेस सरकारों की हर जगह है। वो मैं आपको बता रहा था ना, जो कौन सा वो किस्सा मेरा, जब मैं एसडीएम था उसका, तो उसमें आप देखिए कि जब वो किस्सा हुआ तो मैं चूंकि मौके पर था, तो मेरी एविडेंस सबसे अधिक इम्पोर्टेंट थी। तो मुझसे कहा गया कि आप अरेस्ट कीजिए। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं अरेस्ट करूंगा, जो जो रिस्पॉन्सिबल थे मेरी निगाह में थे, जिन्होंने अटैक किया, उनको सबको अरेस्ट करूंगा। कि नहीं 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 नहीं, आप दोनों पक्षों से बराबर बराबर अरेस्ट कीजिए। करौली में भी यही हो रहा है, ये आप सुनने में दोनों आया है। पक्षों से बराबर हम्म बराबर हम्म। अरेस्ट कीजिए। तो भाई बराबर बराबर अरेस्ट करें, यानी कि मैं झूठ तो लिखूंगा नहीं, ना मैं कोई झूठ आपको बोलने वाला हूँ कि आप मेरी तहरीर आप ले लें मेरे से झूठी, वो तो मैं देने वाला नहीं। जो मैंने देखा है, जो यानी कि मैंने बैठाल के वहां पे समझौता कराया दोनों पक्षों का, और उसके बाद समझौता टूटता है, तो मैं तो पहचानता हूँ एक लेडी ने तलवार लेके मेरे ऊपर अटैक किया। ये ओम प्रकाश माथुर जी जो उपाध्यक्ष हैं आपके जी जी। भारतीय जनता पार्टी के, ये उस का नेतृत्व कर रहे थे, और इन्होंने अपना वादा पूरी तरह निभाया कि भारत माता की जय के अतिरिक्त कोई नारा नहीं लगेगा, नहीं लगा। उनकी तरफ से अटैक हुआ, और तलवारों से अटैक हुआ। ये तो मैं बिल्कुल नया नया था उस समय, एसडीएम लगा हुआ, पता नहीं मुझे कुछ ख्याल से 2 महीने हुए थे। फिर भी पता नहीं भगवान ने कैसे वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दी थी मुझे, कि मैंने अपने साथ 4 राइफलधारी रख लिए थे, जो सिर्फ मेरे पास थे। बाकी तो ऐसे में तो क्या होता है, पुलिस तो भाग जाती है। पुलिस का नामो-निशान नहीं, थोड़ी देर में जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद पुलिस गायब। और 4 राइफलधारियों की मदद से मैंने दोनों पक्षों को आपस में भिड़ने से करीब 2 घंटे तक रोका, हवाई फायर कर के, जब तक कि सिरोही से रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ गए, एसपी कलेक्टर स्वयं नहीं आ गए।
और दुस्साहस मुश्किल से 200 थे, और हिंदुओं की, जिसमें मुख्यतः आदिवासी थे, जो वहाँ पर तीर कमान चलाने में एक्सपर्ट, वो उनकी कम से कम 5 से 6 हजार की भीड़ थी। बताइए। और मैंने उनको रोका, और बाद में मेरे ऊपर चार्ज लगा कि तुम जो है वो कम्युनल हो। ये कांग्रेस सरकारों की परंपराएं हैं, कोई नई चीज नहीं है। और वो जो नारा दे रहे थे उस समय कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तुझसे तेरी खैर नहीं, अब वो मजा ले रहे होंगे जगह जगह राजस्थान ना में ना जिस ना तरह ना से ना घटनाएं हो ना, रही हैं। आप वसुंधरा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वसुंधरा जी ने भी जब भी इस तरह की कोई घटना हुई है तो हिंदुओं की प्रताड़ना की है। आप ये मत सोचिए, वसुंधरा जी जो हैं वो बीजेपी की सबसे बड़ी सेक्युलर हैं। इसीलिए नाराजगी रही उनको लोगों में। इसीलिए लोगों की नाराजगी थी कि बीजेपी की मुख्यमंत्री होकर और तुमने जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे मुगल शासन लगा रखा है। उनके एक मंत्री थे जो सब कुछ करते थे, वो तबलीगी थे उनके सबसे नजदीकी। ऐसे कोई वसुंधरा जी से तो निश्चित रूप से पूरी जनता तंग थी। और वसुंधरा और गहलोत में यदि चुनना होता है कई बार तो वो, वैसे तो गहलोत को तो बिल्कुल ही नहीं चुनते, लेकिन उस समय वसुंधरा और पायलट में चुनना था, इसलिए उन्होंने पायलट को चुन लिया। ये अलग बात है कि पायलट के साथ धोखा हो गया। जी जी जी। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वहाँ की घटनाओं पर भी चर्चा करने के लिए, और जो दूसरे प्रदेशों में भी कुछ कुछ इस तरह की न्यूसेंस हो रही हैं उन पर भी चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। धन्यवाद आपको, सभी दर्शकों को।